संपत्ति पैदा करने वाले थे जिनके स्वतंत्र विचार, जिनके विचारों से डर गई थी अमेरिकी सरकार। ओशो के नाम से जिन्हें दुनिया ने किया स्वीकार। आज ओशो के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़े का खेल। आश्रम की प्रॉपर्टी के पैसे आश्रम के बाहर हांगकांग में लिए जा रहे हैं। ओशो की संपत्ति पर चंद विदेशी चेलों का डाका। आश्रम के अधिकारी चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में जाके कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमें आश्रम की प्रॉपर्टी बेचनी है 107 करोड़ रुपए में। ओशो के नाम पर 2000 करोड़ का वारा नियारा। आश्रम की प्रॉपर्टी और आश्रम के पैसे जिनका वैल्यू 800 करोड़ से ज्यादा है, ट्रस्टी अपनी प्राइवेट कंपनियों में लेके गए हैं। ओशो के धरोहरों को खत्म करने की साजिश। पूरा लाउंज हाउस देख के मुझे इतनी सैडनेस हो रही है। इट्स सो अनकेप्ट, सारे पत्ते बिखरे पड़े हैं, कोई जगह साफ नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है। ओशो के विदेशी चेले कर रहे हैं करोड़ों की हेराफेरी। ये पैसे आश्रम में आने चाहिए थे, ये पैसे आश्रम के ट्रस्ट में होने चाहिए। ओशो आश्रम कांड बहुत बड़ा षड्यंत्र है आश्रम को तबाह करने का। बहुत बड़ा षड्यंत्र है आश्रम को बंद करने का, आश्रम को बर्बाद करने का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। जी हां, ओशो का आश्रम कांड। आचार्य रजनीश के नाम से दुनिया उन्हें जानती है, बाद में ओशो के नाम से दुनिया उन्हें पहचानने लगी। और जो सबसे खूबसूरत चीज इस शख्सियत के पास थी वो थे विचार। तो ओशो के जिन स्वतंत्र विचारों के चलते पूरी दुनिया में उन्हें पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में उन्हें सुना जाता है, आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे जब वो जीवित हुआ करते थे। उनके स्वतंत्र विचारों से अमेरिकी सरकार तक हिल गई। न सिर्फ अमेरिकी बल्कि 21 देशों की सरकारें हिली। न जाने कितने लोगों को उन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया। ओशो के नाम से दुनिया भर में उन्हें स्वीकार किया गया। उन्हीं ओशो के नाम पर चल रहा है ये फर्जीवाड़े का खेल। उनकी संपत्ति पर उनके ही विदेशी चेले डाका डाल रहे हैं। और आज भारत एक्सप्रेस पर हम ओशो के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। ओशो आश्रम कांड आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ओशो फाउंडेशन जिस तरीके से, अब क्योंकि ओशो के बहुत सारे अनुयायी सामने आ गए हैं, बहुत सारे उनके भक्त सामने आए हैं, बहुत सारे उनके प्रशंसक सामने आए हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनके विचारों को आत्मसात करने वाले लोग सामने आए हैं। हालांकि ये तमाम चीजें चल रही हैं तकरीबन लंबे समय से। माना जा सकता है कि इस तरह के आरोप दर आरोप लगते रहे। बहुत बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई, इसके अलावा राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई, महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन अब जो अनुयायी हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि कोरोना के नाम पर, पैसे की तंगी के नाम पर आश्रम की वो जो जमीन जो कि एक निजी फंड के तौर पर हमेशा रही है उसको बेचने की साजिश की जा रही है। और ये तकरीबन घोटाला है 2000 करोड़ रुपए का। एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़े का पूरा गोरख धंधा है क्या। ओशो आश्रम में हो रहा है बड़ा घोटाला। ओशो आश्रम में 2000 करोड़ का घोटाला। दरअसल मामला यह है कि ओशो कम्यून पुणे को ओशो के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। अब तक 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। ओशो फाउंडेशन और ओशो समाधि के समर्थकों और फंडर्स ने बड़ा आरोप लगाया है कि ट्रस्ट को नियंत्रित करने वाले विदेशी मूल के कुछ ट्रस्टी ओशो कम्यून की संपत्तियों को बेच रहे हैं और पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में भेज रहे हैं। इसी से जुड़ी एक शिकायत 7 जुलाई 2021 को कोरेगांव थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए की धनराशि की हेराफेरी की बात कही गई है। शिकायतकर्ताओं में से एक योगेश ठक्कर, जिन्हें कोरेगांव में स्वामी प्रेम गीत के नाम से जाना जाता है, उनका कहना है कि हम भगवान रजनीश या ओशो की विरासत को लुप्त होने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि विदेशी मूल के कुछ ट्रस्टी ओशो आश्रम की संपत्तियों की अवैध बिक्री में लिप्त हैं और बिक्री की आय हांगकांग में अपने निजी खातों में जमा करा रहे हैं। एक तरफ से आश्रम के अधिकारी चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में जाके कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमें आश्रम की प्रॉपर्टी बेचनी है 107 करोड़ रुपए में। दूसरी तरफ से वो आश्रम की प्रॉपर्टी के
और आश्रम के डोनेशन के पैसे अपनी प्राइवेट कंपनी में लेके जा रहे हैं। उसका एक और एग्जाम्पल हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रख दिया है। योगेश ठक्कर ने अपनी शिकायत में जिन पर आरोप लगाया है उनके नाम हैं ट्रस्टी माइकल बर्न, जिन्हें स्वामी आनंद जयेश के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जॉन एंड्रयूज, जिन्हें जॉर्ज मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, डार्सी ओबिरने उर्फ स्वामी योगेंद्र। इनके अलावा 5 अन्य लोग हैं जिनमें से कुछ ओशो आश्रम में रहते हैं। उन्हें नामजद किया गया है। भारत में ट्रस्ट जिनके टैक्स और आय में हेराफेरी की गई है, उनमें रजनीश फाउंडेशन और ओशो इंटरनेशनल फंड शामिल हैं। ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन की तरफ से हम पिछले 7 साल से ये सभी केसों को लेके चैरिटी कमिश्नर ऑफिस और पुणे की कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। ओशो की जो नकली विल बनी थी उसका केस भी अभी तक चालू है। योगेश ठक्कर के मुताबिक मुख्य आरोपी माइकल बर्न वर्तमान में एक आयरिश नागरिक हैं और ज्यूरिख में OIF के नियंत्रक भी हैं। FIR में यह भी कहा गया है कि माइकल बर्न विदेशी गंतव्यों से लाखों डॉलर में मिलने वाली रॉयल्टी आय के अलावा 1500 करोड़ रुपए के नियंत्रक हैं। इसलिए माइकल बर्न को भारत से US, UK, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड जैसे गंतव्यों में धन की हेराफेरी करने का मुख्य आरोपी बनाया गया है। जैसे जैसे आरोप बढ़ते जा रहे हैं, योगेश और दोस्तों का एक समूह जो भारत में OIF और अन्य संबद्ध निकायों की रक्षा और संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। देश के तमाम राज्यों की राजधानियों में जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए जिसमें ओशो आश्रम और ओशो की विरासत को बचाने की गुहार लगाई गई। गैर व्यवहार को रोकना होगा और इस बुद्ध क्षेत्र को तबाह होने से बचाना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो मॉरल है, ओशो कम्युनिटी का है। हम सब सन्यासी ये ट्रस्टियों को लिखेंगे, पूछेंगे, उनको कहेंगे कि ये पूरे पैसे जो आप ले जा रहे हो अपनी प्राइवेट कंपनी में वापस लाओ। ये ट्रस्ट कभी भी इतना बर्बाद नहीं था जितना इन लोगों ने किया है। ओशो के अनुयायियों का कहना है कि ओशो आश्रम के पास पुणे में कुल 20 एकड़ जमीन है, जिसमें से 8 एकड़ जमीन ओशो आश्रम के मौजूदा निदेशकों द्वारा बेची जा चुकी है। करीब 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और ओशो आश्रम का नाम बदलकर ओशो रिजॉर्ट कर दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट करीब 10 एकड़ जमीन में फैला है। इसका संचालन ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। मार्च 2021 में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की करीब 3 एकड़ जमीन को बेचे जाने के खिलाफ इंदौर में रहने वाली ओशो की बहन मां प्रेम नीरू और बहनोई स्वामी अमित चैतन्य ने दुनिया भर में फैले ओशो अनुयायियों को पत्र लिखा था। साथ ही उन्होंने एक पत्र ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन और महाराष्ट्र सरकार को भी भेजा था। इस चिट्ठी में ओशो की बहन और बहनोई ने आश्रम की करोड़ों रुपए की जमीन बेचे जाने का विरोध किया था। चिट्ठी में आरोप लगाया था कि ओशो फाउंडेशन औने पौने दामों पर ट्रस्ट की जमीन बेचने में जुटा है। आरोप ये भी है कि आश्रम को बेचने का समर्थन करने वाले फाउंडेशन के कुछ ट्रस्टी ओशो के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना चुके हैं। ओशो की किताबें 60 भाषाओं में पूरे विश्व में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन इनकी रॉयल्टी किसे मिल रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओशो के अनुयायी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मामले की फौरन जांच की जाए और अनुयायियों के लिए ओशो आश्रम निःशुल्क प्रवेश के लिए खोला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओशो के आश्रम को नष्ट करने की बड़ी साजिश रची जा रही है? अगर साजिश रची जा रही है तो ओशो की विरासत बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा जो भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई, चैरिटी कमिश्नर की जानकारी में ये तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद अगर फर्जीवाड़ा चल रहा है तो उस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कोई कोशिश अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस बात को चलते चलते, जैसे अभी हम योगेश ठक्कर को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि 7 साल से वो लगातार इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रस्टियों का फर्जीवाड़ा है वो चल रहा है और तकरीबन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसका फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसे बेचने की लगातार इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कोशिश हो रही है। योगेश ठक्कर, इस रिपोर्ट के जरिए
लिए भी जिनको आप सुन रहे थे, योगेश ठक्कर जो याचिका करता है, जो इस केस को बहुत पहले से एक तरीके से लीड कर रहे हैं, उनके कुछ बयान आपको सुनाते हैं ताकि आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आखिर ये पूरा फर्जीवाड़ा कब से चल रहा है और कहां तक पहुंचा है। ये सब मिली जुली जो सरकार बनी है यहाँ पे, जो अपनी मनमौजी धारणाओं से आश्रम को बेचनी जा रही है। आश्रम की प्रॉपर्टी के पैसे आश्रम के बाहर हांगकांग में लिए जा रहे हैं, जो एक फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन है और जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आश्रम को तबाह करने का। इस बात को लेकर के हमने कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और इसके ऊपर जानकारी हासिल की जाए कि ये पैसे जो कोरेगांव पार्क पुणे महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है उसके पैसे हांगकांग में क्यों लिए गए। बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया है कि आश्रम के अंदर जो रूम्स बने हुए हैं उसमें से जो एक रूम है उसका नाम है तिलोपा रूम नंबर 107। तो तिलोपा रूम नंबर 107 को 3.25 करोड़ रुपए में 3,70,000 US डॉलर्स में दिया गया है एक जर्मन सन्यासी को जिनका नाम है मां प्रेम वज्रा। क्रिश्चियन नॉल्ड उनका नाम है। मां प्रेम वज्रा ओशो की एक इनोसेंट सन्यासिन है जिन्होंने हमें संपर्क किया कि ये आश्रम वाले आश्रम क्यों बेचना चाहते हैं। मैंने तो उनको डोनेशन दिया है 3,70,000 डॉलर का, तो ये लोग बेचना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम तो इन लोगों को लगातार दे रहे हैं डोनेशन और उस डोनेशन के सामने मुझे आश्रम में एक लाइफ टाइम के लिए रूम भी अलॉट कर दिया गया है कि जिसके अंदर मैं जब भी आऊंगी तब रहूंगी और मुझे गेट पास भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब 3.25 करोड़ रुपए मैंने इन लोगों को दिए हैं तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पैसे नहीं है और अभी हमें आश्रम की कुछ पार्ट को बेचना है। तो योगेश ठक्कर कुछ सवाल उठा रहे हैं, जो याचिका करता है लंबे समय से इस केस को एक तरीके से वो लीड कर रहे हैं। अलावा इसके मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरी डिबेट में। अरविंद राम बच्चन सिंह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। अलावा इसके चैतन्य कीर्ति मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि ओशो के शिष्य हैं, बस थोड़ी ही देर बाद वो भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा मुंबई से मेरे सहयोगी हरीश तिवारी भी होंगे और मेरे साथ अश्विनी राणा भी बैंकिंग फ्रॉड एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में ही इस डिबेट का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले हरीश मैं आपके पास आ रही हूं और मैं पूछना आपसे ये चाहती हूं क्योंकि पुणे का मामला है इस समय, अब लगभग लगातार पिछले एक हफ्ते की अगर मैं तस्वीर देख रही हूं तो लगातार एक विवाद हो रहा है। अनुयायी लगातार अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऊंची आवाज में मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हरीश, ये ट्रेल बहुत लंबे समय से चल रहा है और चिट्ठियां लिखी गई हैं तमाम ताकतवर लोगों को, तमाम बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को। अगर वाकई फर्जीवाड़ा है, अगर शिकायत में दम है, तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जांच हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ओशो आश्रम जो पुणे स्थित है, मैं आपको बताऊं कि ये अगर इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर इनके चाहने वाले आते हैं और उनको अब जो है पिछले देखा जाए तो करीब 2 साल से उनको जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है और इसके बावजूद जो वहाँ पर डोनेशन देते हैं उसका भी कोई लेखा जोखा वहाँ पर नहीं है। और इसी के चलते देखा जाए तो यहाँ के 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक लोगों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उसमें से योगेश ठक्कर की अगर हम बात करें तो योगेश ठक्कर लगातार इस मामले को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट से लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर और कोरेगांव पुलिस स्टेशन से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको उन्होंने पत्र लिखा। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो इस मामले की जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए थी उस पर कोई प्रतिक्रिया हरीश, वही सवाल है हरीश, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि तकरीबन 7 साल बताए जा रहे हैं, 7 साल हो चुके हैं, इसकी शिकायत हो रही है, कंप्लेन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। और बड़ी बात है, आचार्य रजनीश भारत के मूल के रहने वाले थे और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें मानती है, एक फिलोसोफर के तौर पर मानती है, एक प्रीचर के तौर पर मानती है, एक संत के तौर पर मानती है और दिशा दिखाने वाले व्यक्ति के तौर पर मानती है। अगर पुणे में उनका आश्रम मौजूद है जहां पर विदेशों से भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है हरीश कि आखिर क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कहां पर अटका हुआ है ये पूरा मामला? किसके प्रेशर में, किसका दबाव?
गरिमा, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे तो लगता है इसमें विदेशी ताकतें जो हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उनका इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि विदेश के बड़े बड़े पैमाने पे बड़े लोगों ने, करीब 22 देश के लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट मीन्स कि यहाँ पर दान और दक्षिणा के नाम पर पैसे दिए हैं। लेकिन आज देखा जाए जब वो आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए नया और नियम कानून बना दिया जाता है और उनको ओशो आश्रम में जाने से रोका जाता है। और जिसके चलते यहाँ पे आए दिन देखा जाए तो आपस में भिड़ंत होती है कार्यकर्ताओं में और ट्रस्टियों में। जिसे देखते हुए अभी पिछले दिनों की बात कर ले 21 तारीख की और 22 तारीख की, तो यहाँ पर देखा जाए तो लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनका इन्फ्लुएंस पुलिस स्टेशन में भी चलता है, उनकी सुनी जाती है। लेकिन जो आम नागरिक है, यही जो बात आप कह रहे हैं कि जो ट्रस्टीज हैं उनकी सुनवाई पुलिस स्टेशन में भी होती है और जो रसूखदार लोग हैं ट्रस्टीज की सुनवाई होती है, अनुयायियों की सुनवाई नहीं हो रही है, फॉलोअर्स की सुनवाई नहीं हो रही है। हरीश, जितना मैं समझ पाई हूं आपको, लेकिन मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस समय मेरे साथ चैतन्य कीर्ति जुड़ रहे हैं जो कि ओशो के शिष्य हैं। चैतन्य, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मसला वाकई गंभीर है, आप लोगों के कंसर्न्स वाकई संजीदा हैं, लेकिन सबसे पहले बताएं कि आपने ये जो लड़ाई है ये कहां से शुरू की, कब मालूम चला कि इस तरह की तमाम फर्जीवाड़ा हो रहा है, लड़ाई कहां तक पहुंची है, किन किन लोगों का सपोर्ट मिला है, किन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया है, और क्या अब तक की लड़ाई के जो भी आउटकम्स हैं क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? ये संघर्ष तो काफी वर्षों से चल रहा है, करीब 25 वर्षों से चल रहा है। और जब से इन लोगों ने ओशो का उनकी तमाम बौद्धिक संपदा को एकाधिकार में ले लिया, उसको रजिस्टर करवाया देश के बाहर और उसकी रॉयल्टी इत्यादि सब वहीं लेने लगे। और हम इस देश में तो अपने टीवी स्टेशनों पर भी ओशो के प्रवचन नहीं चला सके, क्योंकि उसके लिए भी उनके पास से अनुमति चाहिए थी। ये कहते थे कि हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा कॉपीराइट है। चैतन्य, मैं छोटा सा आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, क्योंकि एक प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है कि ये पूरी संस्था जिसे हम ओशो फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, इस पर इन ट्रस्टीज का इतना कब्जा या फिर इतनी मोनोपोली हुई कैसे? क्या कोई इलेक्शन होता था, चुनाव होता था, उसके जरिए ट्रस्टीज चुने जाते थे, या ग्राउंड क्या था इन ट्रस्टीज को चुने जाने का? क्योंकि बाद में इन्होंने एक मोनोपोली इख्तियार कर ली, सब बाहर हो गए। ये जो विदेश के ट्रस्टी हैं ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के, वो भारत के ट्रस्टियों पर शासन करते हैं और उनसे मनमानी से व्यवहार करते हैं, जो करवाना है करवा लेते हैं। और ये जो हिंदुस्तान में ट्रस्टी हैं पूना में, ये इनकी सुनते हैं और इनके अनुसार ही जैसा उनका हुक्म आता है वैसा करते हैं। तो उसके कारण ये अनाप शनाप नियम बन जाते हैं जो कि भारतीय संस्कृति और ओशो की देशना के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। और ये तो स्थान ओशो का सभी भारत और विदेश के सभी मित्रों के सहयोग से बना है, इसके कोई मालिक नहीं है। सब ओशो के जो शिष्य हैं, ये इसमें उनकी अपनी भूमिका है, उनका स्वागत होना चाहिए, वो कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं और प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ना कि पुलिस वाला जो कि पुलिस वाले। चैतन्य कीर्ति, बस एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहती हूँ आपसे, हालांकि आप रहिएगा हमारे साथ। ये जो भेदभाव है, क्योंकि ओशो को अगर किसी ने महान बनाया, दुनिया भर में स्वीकार्यता दिलाई, तो वो तो उनके फॉलोअर्स ही है ना, उनके चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको सुनने वाले, उनको समझने वाले हैं। जो प्रीच किया जाता है उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग, आत्मसात करने वाले लोग, तो इन्हीं लोगों की, इन्हीं फॉलोअर्स की आश्रम में जो एंट्री है वो बैन क्यों हो गई? क्या छिपाने की कोशिश लगती है आपको? ये ओशो तो अपने आप में बहुत महान है, उनको किसी ने महान नहीं बनाया, बल्कि उनकी जो सुगंध, उनकी जो संबोधि की सुगंध है, वो हजारों शिष्यों ने बांटने के लिए प्रयत्न किए पूरी दुनिया में जी। लेकिन यही शिष्य बैन हो गए आश्रम से, आखिर क्यों? क्या आपको वजह लगती है इसके? बैन इसलिए कर दिए गए क्योंकि वो जो वेस्टर्न फिलॉसफी वाले लोग हैं, जो ट्रेडमार्क की भाषा जानते हैं, कॉपीराइट की भाषा जानते हैं, एकाधिकार मोनोपोली वाली बात जानते हैं, उनको सिर्फ बेचना है, उनको संदेश बांटना नहीं है, उनको हर चीज को बेचना है। ट्रेडमार्क मतलब ट्रेडर लोग आ गए भी। ठीक है चैतन्य कीर्ति, मेरी गुजारिश आपसे कि आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटते रहेंगे, क्योंकि जिस मोनोपोली का जिक्र अभी कर रहे हैं चैतन्य कीर्ति, ओशो के शिष्य हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि व्यवसायीकरण यानी कि पैसा,
भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। भारत कभी भी व्यवसायीकरण, किसी के भी विचारों का व्यवसायीकरण, इस चीज को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन उनका कहना यह है कि जो बाहर के ट्रस्टी हैं वो आए, उन्होंने मोनोपोली को बढ़ावा दिया, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल किस किस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो विदेशी ट्रस्टी हैं वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एक छोटा सा सीक्वेंस आपको दिखाते हैं। ओशो की संपत्ति पर डाका डालने का क्या प्रयास है? मालिकाना हक है नियो संन्यास ओशो फाउंडेशन के बीच बटा हुआ है। आश्रम को 1998 में ट्रस्ट का दर्जा मिला था, नाम बदलकर बाद में नियो संन्यास फाउंडेशन किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, जो जीवन जागृति केंद्र ने की थी। 1987 में ओशो फाउंडेशन की कुल संपत्ति हुआ करती थी 6 एकड़। इस पर भी विवाद है। ओशो फाउंडेशन की संपत्ति अब 28 एकड़ हो गई है। 35 सालों में 4.5 गुना का इजाफा हुआ है। कुल संपत्ति के 1.5% की बिकवाली को लेकर यह पूरा विवाद है। दरअसल 2020 जब कोरोना बहुत पीक पर था, तब फाउंडेशन ने जमीन बेचने के लिए आवेदन दिया था और यही बहाना बनाया गया था कि कोविड के चलते आमदनी रुक गई है और इसीलिए अब बाकी के खर्च को चलाने के लिए जमीन बेचने की जरूरत है। फाउंडेशन 1.5 एकड़ के 2 प्लॉट बेचना चाहता था। ये प्लॉट ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट का हिस्सा है। नीलामी में बोली भी लगी, यहां तक भी बात पहुंची, बिड लगी। राहुल बजाज और एक ऋषभ नाम के व्यक्ति ने इसको आगे बढ़ाया। 107 करोड़ रुपए में 1.5 एकड़ के दोनों प्लॉट खरीदने की बोली लगी और 30 नवंबर 2020 को प्रस्ताव पास कर MOU साइन कर दिया गया और फिर चैरिटी कमिश्नर के पास भी जांच के लिए गुहार लगाई गई। योगेश ठक्कर फिर राज्यपाल के पास चले गए। 2021 तक ये पूरा मामला हुआ और फाउंडेशन ने ये कहा कि आश्रम की केवल 1.5% संपत्ति बेचना चाहते हैं, यानी कि इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष हो गया। तो हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि ओशो की संपत्ति पर किस तरीके से डाका डालने की कोशिश चल रही है। मेरे साथ लगातार सारे मेहमान बने हुए हैं। हरीश तिवारी मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी हैं। स्टूडियो में अश्विनी राणा है मेरे साथ बैंकिंग फ्रॉड एक्सपर्ट के तौर पर। अलावा इसके मेरे साथ अरविंद राम बच्चन सिंह है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले अरविंद जी मैं आपका रुख करूंगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये पूरा फर्जीवाड़ा मुमकिन किस तरीके से हो पाया? और जैसे ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी ट्रस्टी हैं और जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उन दोनों के बीच एक तरीके से ये चल रहा है पूरी तरीके से क्लैश। सुन पा रहे हैं अरविंद जी मेरी आवाज? अरविंद जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन अश्विनी राणा मेरे साथ हैं, बैंकिंग फ्रॉड एक्सपर्ट हैं, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी जी, इस पूरे मामले को सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहती हूँ आपसे कि ये पूरा मामला आप कैसे देखते हैं? ये विदेशी ट्रस्टी और जो भारत के ट्रस्टी हैं, दबाव में क्यों है भारत के ट्रस्टी? और क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा जो भी चल रहा है, इस पर जांच का नहीं होना, इन्वेस्टिगेशन का नहीं होना, और क्या ये मुमकिन है? क्योंकि ट्रस्ट भी एक तरीके से बहुत फेयर इनफ प्रोसीजर से काम करती है, उसमें भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपने अपने नियम कायदे होते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाए? देखिए, ये है तो मिली भगत। और जो ट्रस्ट है, अभी जो ठक्कर जी जिस प्रकार से अपने पूरी एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ट्रस्ट किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन ट्रस्टी हैं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, उनके कंडीशंस क्या हैं ट्रस्ट को काम करने की, ये जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि भाई इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, उसके तहत भी केस दर्ज हो सकता है। और जो ये लोग जो बाकी हैं, जो चाहते हैं कि भाई ये ट्रस्टी गलत काम कर रहे हैं, तो वो बैंक में भी जाकर बाकी जो फंड्स हैं उसके ऊपर भी रोक लगवा सकते हैं, ताकि उस फंड की भी जो है वो लोग उसको दुरुपयोग ना कर सकें। और मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि ये देश की संपत्ति है, चाहे कुछ भी कहें, देश का, हाँ, इसमें देश का नाम इन्वॉल्व है, तो इसलिए सरकार को किसी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना चाहिए ताकि वो पूरी इसका कंट्रोल ले और इसके क्या क्या समस्याएं हैं, यानी दोनों पक्षों को सुना जाए, जो चाहते हैं बिकना चाहिए, जो चाहते हैं नहीं बिकना चाहिए, तो वो कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसके तह तक जाएगी समस्या क्या है। और ये जो लोग बाहर के विदेशी है, ये किस प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। तो इसलिए ये ठक्कर जी से भी कहना चाहूंगा कि जो स्वदेशी लोग हैं, जो देश के लोग हैं, जो ट्रस्टी हैं, उन सबको मिलकर इस पूरे ट्रस्ट को, क्योंकि ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड बॉडी है, उसके अंदर जो संविधान के अंदर जो वहाँ पर रेगुलेशन है उसी के तहत चलना चाहिए। तो इसलिए सरकार को भी किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर को बीच में बनाकर और इस सारे चीज को
और जो है इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या है कि देश की संपत्ति जो एक बार डोनेशन आ गई तो वो किसी की इंडिविजुअल नहीं है, वो ट्रस्ट की है, तो ट्रस्ट की संपत्ति को कोई ट्रस्टी भी ऐसे बेच नहीं सकता। अश्विनी जी, लेकिन आपने कहा कि मिली भगत है, इसी को फाइनल वर्जन माना जाए कि मिली भगत, जैसे अभी चैतन्य कीर्ति कह रहे थे कि मोनोपोली है और जो विदेशी ट्रस्टी हैं उनका एकाधिकार है हमारे भारत के जो ट्रस्टी हैं, यानी कि वो दबाव में है। क्या दबाव में होना, ये लॉजिक समझ में आता है क्या देखिए कि कहीं ना कहीं वो दबाव में हैं। हाँ। नहीं तो वो बाकी लोगों के साथ मिलकर उसके अगेंस्ट एक अभियान चला सकते थे। किस तरीके का दबाव आपको लगता है? कुछ भी हो सकता है इन्होंने कुछ गलत काम किया हो, इन्होंने कहीं सरेंडर किया हो, इन्होंने कुछ लिख के दिया हो, कुछ एडमिट किया हो एज ए ट्रस्टी, तो वो चीजें जब तक सामने नहीं आएंगी, जब तक कोई इसके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी नहीं बैठेगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठेगा, कोई जज को अपॉइंटमेंट सरकार चाहे स्टेट करे या सेंटर करे, और बहुत सारे कानून हैं जिनके तहत इन सभी चीजों को किया जा सकता है, लेकिन उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगा कौन? इसके लिए मैं हरीश के पास भी जाऊंगी और अरविंद राम बच्चन सिंह मेरे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अरविंद जी, सवाल मेरा ये है कि बीइंग एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप इस पूरे मामले को कैसे समझते हैं? और क्योंकि जैसा अभी कह रहे हैं अश्विनी राणा साहब भी कि ट्रस्ट है जिसका रूल रेगुलेशन होता है, बाकायदा एक संविधान होता है ट्रस्ट का भी, तो ये कैसे मुमकिन है कि ट्रस्ट के लोग अपनी मोनोपोली चलाएं और अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जमीन की एक बिड लगा दें, बोली लगा दें, उस पर लोग अपने आवेदन भिजवा दिया जाए और बोली लग जाए? कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो जमीन है उसको बिना चैरिटी कमिश्नर के परमिशन के बेची नहीं जा सकती। तो अगर इन्होंने बेचा है तो या तो वहां से परमिशन मिली है, उसके बिना ये बेच नहीं सकते। दूसरी एक चीज जो मैंने नोट की और मुझे जो जानकारी मिली है कि इन्होंने जो जमीनें बेची हैं, जिनको बेची गई हैं जमीनें, उनको इन्होंने पार्टी नहीं बनाया जी, क्योंकि बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है। एक कंपनी का नाम आया मगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, इसलिए मैं अभी बोल नहीं सकता कि बड़ी बड़ी कंपनी ने वो जमीन खरीदी है, तो उनको भी अगर ये पार्टी बनाए तो 420 भी उसमें ऐड हो सकता है। जबकि अभी तक की जो कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है उसमें इन्होंने सिर्फ 465, 467 और 120B का उल्लेख किया, और वो ज्यादातर ये विल पे डिपेंड है, क्योंकि विल जो जानकारी के मुताबिक जो विल है वो फोर्ज की गई है। ओशो की एक किताब से सिग्नेचर उठा के वो विल पे लगाई गई है और वही सिग्नेचर कॉपी करके फोर्ज करके बनाई गई है, जिसमें कुछ विशेष लोगों को अधिकार दिया गया। तो क्या अरविंद जी ये माना जाए कि रूट कॉज वहीं पर है, वहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, वहीं से मोनोपोली का ये एजेंडा शुरू हुआ, वहीं से एकाधिकार की लड़ाई शुरू हुई, विवाद वहीं से शुरू हुआ। हाँ। फिर हुआ ये कि 2 गुट बन गए, एक जो विदेशी और एक जो नॉन विदेशी, जैसे अपने हिंदुस्तान जो थे, तो इनके और उनके बीच विवाद उस बिल को लेके शुरू हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा अधिकार उस तरफ चला गया और यहाँ के लोगों के साथ एक कहते हैं जैसे कि सेकंड टाइप का व्यवहार किया गया। मतलब वो जैसे वो फर्स्ट पोजीशन पे थे और इंडियन जो थे सेकंड पोजीशन पे थे। और दूसरी एक बड़ी चीज जो उन्होंने की, जो बड़ी आश्चर्यजनक है, कि सब जानते हैं कि पूना में जो ओशो आश्रम है जिसको इन्होंने अब रिजॉर्ट बना दिया, वहां समाधि है ओशो जी, और एक समाधि की जमीन को आप कैसे बेच सकते? ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और बहुत बड़े तौर पे हुआ है। एक आश्रम जिसको सब ओशो आश्रम के नाम से जानते हैं, एक रिसोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो कैसे हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। एक समाधि जहां है, ओशो की जहां समाधि है, उसको रिसोर्ट कैसे बना दिया गया? ये अरविंद जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, समाधि जहां है उसे रिसोर्ट कैसे बनाया गया, और रिसोर्ट बना दिया गया तो फिर उसकी बिड कैसे लगा दी गई? ये इलीगल है। मेरे साथ चैतन्य कीर्ति भी हैं, ओशो के शिष्य हैं। चैतन्य जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, और मुझे अभी जैसे राम बच्चन सिंह कह रहे हैं, अरविंद जी कह रहे हैं कि ये पूरा फर्जीवाड़ा बहुत लंबे समय से चल रहा है, और क्योंकि आप भी ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, तो क्या अभी तक की लड़ाई के जो आउटकम्स हैं वो आपको सेटिस्फैक्टरी लगते हैं, या फिर आपको लगता है कि दबाव में जांच, जिस तरीके से इन्विजिलेटर की बात हो रही है, इंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, वैसा कोई तो लाया नहीं गया है, तो क्या किसी दबाव में है हायर अथॉरिटीज, ऐसा आपको लगता है? भारत के अन्य लोग जो देश भर में सन्यासी हैं वो शामिल नहीं हो पाते थे, अब उनको बात समझ में आने लगी है जब ये पता लगा कि बाशो
जो कि कम्युनिटी का हिस्सा है, जहाँ स्विमिंग पूल है, उसको बेचा जा रहा है बजाज को। तो तब से हम ज्यादा अलर्ट हुए और जी चैतन्य कीर्ति सुन पा रहे हैं सर आप मेरी आवाज उनकी रुक गई है। हरीश तिवारी मेरे साथ हैं। हरीश, अब कम से कम जब हम 30 मिनट से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि विल एक तरीके से जिसको फर्जी बताया गया, फर्जी दस्तखत के जरिए या जैसे भी ट्रस्टीज की एक मोनोपोली हुई, एकाधिकार हुआ और उन्होंने अपने एकाधिकार का नाजायज फायदा उठाया और तमाम चीजें जो चल रही हैं वो इलीगल तौर पर आगे बढ़ रही हैं। हरीश, मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ क्योंकि आप इस समय महाराष्ट्र में खड़े हैं, मुंबई देश की आर्थिक नगरी जहां पर आप खड़े हुए हैं, कहां पर दबाव है, कहां पर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है? जिस इंस्ट्रक्टर को लगाए जाने की बात अभी कह रहे हैं अश्विनी राणा, वो क्यों नहीं हो रहा है? कहां पर चीजें फंसी हुई हैं जबकि शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए गरिमा, इसमें एक अहम जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये जो ट्रस्ट है, इसमें अगर बात करें कि जो ट्रस्टियों की, तो इसमें सेक्रेटरी और अध्यक्ष और जो हैं, ये जो दो पोस्ट है ये विदेशियों के हाथ में है। और ऐसा है कि इन ट्रस्टियों के कारण जो है काफ़ी हद तक जो है इनका दबदबा यहाँ पर बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट में कुल 13 लोग जो प्रमुख रूप से हैं, उसमें से बहुत कम जो हैं हमारे देश के हैं। लेकिन जब ओशो हुआ करते थे तो उस दौरान की अगर बात की जाए तो उस दौरान जो है इंडिया के ट्रस्टियों का दबदबा था और लगातार जैसे विदेशी पैसे यहाँ पर आते गए और विदेशियों के यहाँ पर घुसते गए और ज़्यादा पैसा दे करके इसमें अपना प्रभाव भी जमाते गए। और आज ये हालत है कि इस ट्रस्ट को जो भारत का है, भारत में स्थापित हुआ था और यहाँ से देखा जाए तो जो आवाज उठती थी देश के 12 देशों में उठती थी, 12 देशों की सरकार हिल जाती थी ओशो के एक बात कहने पर। लेकिन एक चैरिटी कमिश्नर की बात भी आ रही है। अभी अरविंद राम बच्चन सिंह भी वही कह रहे हैं और अश्विनी राणा भी वही कह रहे हैं, चैरिटी कमिश्नर की इजाजत के बगैर ये तमाम चीजें आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। तो चैरिटी कमिश्नर की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? एक तरफ इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इलीगल बिड्स लग रही है, दूसरी तरफ चैरिटी कमिश्नर की भूमिका भी यहां पर फिर संदिग्ध हो जाती है। अगर मैं बताना चाहूँगा, देखिए चैरिटी कमिश्नर जो हैं वह पेपर पर बिलीव करते हैं और उस पर साइन करते हैं। हाँ। और यही यहाँ पर जो हमारे सूत्रों से बात हुई, जो लगातार मैं पिछले 3 दिनों से इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ट्रस्टी से लेकर चैरिटी कमिश्नर से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं उन्हें जो है गुमराह किया जा रहा है या तो कुछ और किया जा रहा है। वह बात हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते और अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे बताया। लेकिन कैमरे की जब बात होती है मैं उनसे कहता हूँ कि आप आइए, हमारे चैनल पे बैठिए, डिबेट में बैठिए, बताइए कि आखिरकार एक घोटाला हो रहा है तो इसके पीछे क्या राज है। लेकिन उनके पीछे उनका कहना है कि वो डर भी रहे हैं। उनका कहना है कि ये ट्रस्टी जो हैं इनकी पकड़ पहुंच बहुत ऊंचे ओहदे तक है। अगर हम कैमरे के सामने आते हैं तो हमारे पीछे भी कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, मुझे फंसाने की कोशिश की जाएगी, इस तरह की बात की जाती है। परसों की बात है, मैं काफ़ी लोगों से बातचीत किया और वह एक बार बात करते करते ये भी कहे कि मैं कैमरे के सामने आऊँगा, लेकिन आधे घंटे के बाद उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार लिया या और लोगों से जो बातचीत की, उनका ये बात था कि नहीं, मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता, मैं मामला कोर्ट में है। तो इस तरह की बातें भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि जो सिस्टम है पूरा, कहीं ना कहीं उसमें जो है एक छेद है और वो छेद इसलिए है कि गलत जो ट्रस्टी लोग हैं वह अपना जो है कागजात को फर्जीवाड़े में तब्दील करके आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी अनुसार जो स्विमिंग पूल की बात आप अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर 21 तारीख की बात करें तो वह स्विमिंग पूल में को देख करके जो अनुयायी थे वो गए थे बड़े पैमाने पे और देख करके उन्होंने उनके पैर तले जमीन खसक गई। तो आप समझ सकती हैं कि उनका ये कहना था कि जो इतना अच्छा स्विमिंग पूल था जिसमें स्वच्छ पानी हुआ करता था, लोग मौज मस्ती गाने के साथ, आप ठीक कह रहे हैं, जो भीतर की तस्वीरें सामने आई हैं वो भीतर की तस्वीरें इस तरफ इशारा करती हैं कि रखरखाव नहीं है, फाउंडेशन के भीतर बहुत बुरी स्थिति है। और मेरे साथ लगातार अरविंद राम बच्चन सिंह भी हैं और अश्विनी राणा जी भी लगातार बने हुए हैं। चैतन्य कीर्ति थोड़ी देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे। अरविंद राम जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि
फर्जी विल का जो मामला शुरू हुआ, जहां से जैसे मैंने आपसे पहले चर्चा में ये बात समझी कि वहीं से रूट कॉज है, वहीं पर रूट कॉज है, वहीं से तमाम चीजें शुरू हुई, और क्योंकि वो मामला अब अदालत में है तो इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स आप कैसे देखते हैं? कहां पर ये तमाम चीजें, ये फर्जीवाड़ा थमता हुआ आपको दिखता है और उसके लिए क्या क्या एडजस्टमेंट होने चाहिए? ये जो बिल का फर्जीवाड़ा हुआ है एक वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। एक कुछ विशेष लोगों को विशेष अधिकार दिए गए जिसकी वजह से सब हुआ। लेकिन एक विशेष जानकारी मैं दूसरी देना चाहता हूँ प्लीज सर, कि ये जो जमीन बेची गई है चैरिटेबल ट्रस्ट की परमिशन के बिना तो नहीं बेची जा सकती, लेकिन इसमें से कुछ जमीन ऐसी थी जो प्राइवेट नाम पे थी। इनका एक पार्किंग लॉट है, वो एरिया एक बड़ी कंपनी को बेचा गया जो प्राइवेट नाम पे था। वो प्राइवेट नाम पे कैसे गया इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, लोकल प्रशासन जो है इसकी भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि एक आदमी को जो कि वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से एक आदमी को 15 पुलिस वालों ने मिलकर मारा, मेरी जानकारी जहां तक। एक आदमी को लाठीचार्ज में 15 लोग मिलकर मार रहे हैं। में भी अभिनय करना, क्योंकि वो आवाज उठा रहा था, शायद वो मेन हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बिना इस जमीन को बेचा जाना बड़ा मुश्किल है। और तो क्या माना जाए कि ये पावर पॉलिटिक्स चल रही है सर? ये रसूख का खेल चल रहा है, ट्रस्टियों के दबाव के आगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तमाम जो हायर अथॉरिटीज हैं वो झुकी हुई हैं, ऐसा माना जाए क्या? ये जो जमीनें बेची जा रही हैं कोई छोटा आदमी या कोई छोटी कंपनी नहीं खरीद रही है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं इसको, और वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है। अगर कानून में छेड़छाड़ करके या उनकी जो ट्रस्ट की जमीन के जो नियम है उसमें छेड़छाड़ करके जमीनें बेची जा रही हैं। सर हम एक शब्द सुनते हैं सर, अरविंद सर, हम एक शब्द सुनते हैं, सू मोटो एक्शन। ओशो बहुत छोटी शख्सियत तो है नहीं। ओशो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उनकी साख क्या है और किस तरीके का उनका सम्मान है, तमाम लोग जानते हैं। उनके नाम पर एक फाउंडेशन चल रही है, उसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। तो मेरी जानकारी में एक शब्द सू मोटो एक्शन है। क्या कोई अथॉरिटी, क्या देश की कोर्ट अदालतें क्या सू मोटो एक्शन भी ले सकती हैं इस पूरे मामले पर? दरअसल ये मामला इतने जोर शोर से अभी तक किसी मीडिया में नहीं उठाया था। अभी तक ये दबा हुआ एक मामला था, इसीलिए शायद अभी तक एक्शन। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। एक विशेष बात ये भी है इसमें कि उस समाधि पर यहाँ के अनुयायियों को जाने तक नहीं दिया जाता। समाधि पर गुरु पूर्णिमा के दिन जाने के लिए इन्होंने जो जद्दोजहद की उस वक्त इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बड़ी मुश्किल से 900 रुपया फीस भर के उन अनुयायियों को वहां जाने का मौका मिला, वो भी काफी समय बाद। जब बिल्कुल, मतलब ये माना जाए ये कमाल का पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। पॉलिटिक्स से इतर एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है और उस व्यक्ति के नाम पर चल रही है जिसके विचारों ने पूरी दुनिया को जागरूक किया। सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो तथ्य है वो यही है अरविंद जी। हरीश तिवारी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ही, मैं उनके पास भी जाऊंगी और मेरे साथ अश्विनी राणा जी भी है, उनके पास भी मैं जाऊंगी। दोबारा से उनसे कुछ और प्रश्नों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। चैतन्य कीर्ति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के विचारों ने पूरी दुनिया को आईना दिखाया उन विषयों पर 1970 अगर आप पीछे जाएंगे उस दौर में आचार्य रजनीश ने, ओशो ने जो बातें कही वो मुक्ति से परे की बातें थी, वो जागृति की बातें थी और वो समाज को एक तरीके से समाज के उत्थान की बातें थी। उसी के नाम पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, 2023 में हो रहा है। हायर अथॉरिटीज अभी दबाव में नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी बात अभी अरविंद जी जो कह रहे थे 900 रुपए की फीस लेकर उनके फॉलोअर्स को आश्रम में जाने की इजाजत दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो आश्रम में घुसते हैं तब वो देखते क्या है कि वहां रुपयों का खेल तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भीतर की जो दशा है, जो हालत है वो बदहाल है। सब कुछ टूटा फूटा है, खंडहर में तब्दील तकरीबन होने वाला है। ये दुर्दशा देखकर फॉलोअर्स बाहर लौटे हैं। निश्चित तौर पर उनके भीतर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। ओशो के नाम पर लगते हैं बॉलीवुड के ठुमके। ओशो की समाधि के पास चलती है थेरेपी। सामने आई ओशो के आश्रम की बदहाल तस्वीरें। ओशो आश्रम में भक्तों की एंट्री पर बवाल। ओशो के भक्तों पर चली पुलिस की लाठियां।
ओशो की हजारों करोड़ों की संपत्ति की हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओशो के नाम पर बने ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की क्या हालत है, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें ओशो के भक्तों के लिए हैरान और परेशान करने वाली हैं। ओशो के विचारों से अलग यहाँ बॉलीवुड गानों पर ठुमके लगाए जाते हैं। ओशो के साथ लंबे समय से जुड़े रहे स्वामी चैतन्य कीर्ति ने बताया कि ओशो के धरोहर को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिम से आए हुए लोग कहते हैं कि नहीं, तुम कीर्तन भी नहीं कर सकते, तुम भक्ति भाव के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। वो बॉलीवुड के सॉन्ग लगा देते हैं। वहीं ओशो आश्रम के अंदर की और भी तस्वीरें हैं जो ओशो भक्तों को परेशान करने वाली हैं। आश्रम के अंदर समाधि, स्विमिंग पूल और ध्यान केंद्रों की जर्जर हालत देखकर शिष्यों ने नाराजगी जताई। ओशो की समाधि के पास अलग अलग थेरेपी के सेशन लगाए जा रहे हैं। ये पूरा लाउत्सो हाउस देख के आज मुझे इतनी सैडनेस हो रही है कि इट्स सो अनकेप्ट। सारे पत्ते बिखरे पड़े हैं, कोई जगह साफ नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है। अब जरा देखिए आश्रम के अंदर कितनी गंदगी और कुव्यवस्था की तस्वीरें हैं, जिसे अंदर एक भक्त ने तस्वीरों में कैद किया। मैं बिल्कुल समाधि के पास खड़ी हूँ। यह एरिया जो गहन शांति है, साइलेंस है, तो हमारा यह भी विरोध है कि यहाँ कोई थेरेपीज ना हो। नो मिस्टिक रोज, नो माइंड, नो एनी कैथेरेटिक थेरेपीज। यह सिर्फ समाधि साइलेंट सिटिंग के लिए रखा जाए। दरअसल 21 मार्च को 70वें ओशो संबोधि दिवस के मौके पर दुनिया भर से आए 2 से 2,500 हजार ओशो शिष्यों ने कोरेगांव पार्क स्थित ओशो आश्रम में प्रवेश किया। जो यहाँ के नियम बनाने वाले लोग हैं, जाने में क्या हुआ कि वो ये चाहते ही नहीं कि आया जाए यहाँ, लेकिन खुशी है कि आज वो बैन टूटा है और हम अपनी माला को पहन करके यहाँ अंदर आ सकते हैं। हालांकि पहले भक्तों को माला पहनकर अंदर एंट्री देने से मना किया गया, लेकिन बाद में आश्रम प्रबंधन ने नरम रुख अपनाते हुए शिष्यों को माला पहनाकर अंदर प्रवेश करने दिया। हालांकि उनसे इसके लिए फीस वसूली गई। 21 मार्च को हम आश्रम के भीतर गए। इसके पहले हमें आश्रम के लोग, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो हमें ओशो की माला पहनकर अंदर नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या देखकर उन्होंने उस दिन पुलिस के कहने पर हमें अंदर आने दिया। लोगों ने अपने पास बनवाए, 970 रुपए दिए पास बनवाने का, अंदर प्रवेश करने के लिए। समाधि के दर्शन किए, सब शांति से, आनंद से 21 मार्च को हुआ। लोग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि कई वर्षों बाद उनको ये प्रवेश मिला था माला के सहित भीतर जाने का। वहाँ का जो संगठन है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो सन्यासियों को माला पहनकर नहीं आने देना चाहता। लेकिन अगले दिन भी ओशो के कुछ भक्तों ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। इसी दौरान ओशो के शिष्यों ने आश्रम के बाहर और नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस ने ओशो भक्तों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें कई अनुयायी घायल हो गए। 21 मार्च को उन्होंने थोड़ा ढीला किया क्योंकि बहुत संख्या में लोग आए, लेकिन जब दूसरे दिन वही लोग जिन्होंने एडवांस में पैसे भी दे दिए थे अगले दिन के भी, उनको जब देखा कि माला पहनकर आ रहे हैं, तो प्रशासन ने, फाउंडेशन ने उनको मना कर दिया। और तब तक केवल 200-250 लोग ही रह गए थे वहां पर जिनको आना था। कुछ लोग फिर भी सुबह सुबह माला पहनकर भीतर गए और उनका किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो पहनकर जा सके। लेकिन जब 9 बजे के बाद लोग अंदर आ रहे थे माला पहनकर, तो अगर उन्होंने पैसे दे भी रखे थे एक दिन पहले से, तो भी उनको अंदर आने नहीं दिया गया और वेलकम सेंटर को बंद कर दिया गया। एक तरफ ओशो के वसीयत और उनकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ ओशो भक्तों की आश्रम में एंट्री को लेकर विवाद और आश्रम की बदहाली की तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती हैं। सवाल यह है कि ओशो के नाम पर उनके धरोहरों को खत्म करने की साजिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस चर्चा में तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद राम बच्चन सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं, अश्विनी राणा हमारे साथ बने हुए हैं, हरीश तिवारी मुंबई से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, और चैतन्य कीर्ति भी ओशो के जो शिष्य हैं वो भी लगातार अपनी बात इस डिबेट के जरिए, इस चर्चा के जरिए रख ही रहे हैं। लेकिन मैं हरीश तिवारी आपसे पूछना चाहती हूँ अभी, क्योंकि
पुणे में पिछले एक हफ्ते से हम जो बवाल देख रहे हैं, वो भले ही आश्रम के भीतर जो अनुयायी पहुंचे, वहां की दुर्दशा उन्होंने देखी, वहां के हालात उन्होंने देखे, बाहर आकर उन तमाम चीजों को साझा किया, और दूसरी चीज लाठीचार्ज हो जाना, माला पहनकर आने से रोका जाना, ये सब कुछ आखिर किस षड्यंत्र का हिस्सा है, क्या छिपाने की कोशिश का हिस्सा, ये सारी चीजें नजर आती हैं। गरिमा, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ओशो आश्रम अगर देखा जाए तो आज के 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आने जाने वालों को कोई इतना पाबंदियाँ नहीं थी, और वहाँ पे लोग एक ड्रेस कोड हुआ करता था, और वो ड्रेस कोड जो है वो लोग फॉलो करते थे और अंदर जाते थे, मौज मस्ती, गाने बजाने, स्विमिंग पूल में मस्ती करना, हर चीज़ किया करते थे। लेकिन अगर पिछले हम 5 साल की बात करें तो पिछले 5 सालों से वहाँ पर इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगता गया, और आज जो है एक चरम पर पहुँचा है। मैं आपको बताऊं कि 450 करोड़ रुपए की हानि, यानी कि जब देखा जाए कि कोविड का समय चल रहा था तो मुझे जो जानकारी मिली कि ओशो आश्रम में 450 करोड़ रुपए की जो है लॉस हुआ है, और उसको भरपाई करने के लिए 125 करोड़ रुपए की जमीन बेचने की बात की जा रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 425 करोड़ रुपए का लॉस हुआ तो 125 करोड़ रुपए को बेच करके भरपाई कैसे किया जा सकता। इन सारे मुद्दों, और दूसरी चीज ये क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तमाम जितने भी चैरिटी करने वाले लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि कैश में पैसा भेजेंगे, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। उसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बेचने की नौबत तक पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है हरीश। और आश्रम की दुर्दशा और तमाम अनुयायियों पर लाठीचार्ज, ये तो बहुत बड़े गठजोड़ का और षड्यंत्र का हिस्सा नजर आता है। गरिमा, मैं बताना चाहूँगा कि अंदर की दुर्दशा, मैं यानी कि अंदर जिस तरह से सड़कें चमाचम चमका करती थी, अंदर देखा जाए जो पेड़ पौधे थे वो हरा भरा हुआ करते थे, स्विमिंग पूल जो था वो अपने आप में एक अद्भुत स्विमिंग पूल हुआ करता था। वैसा स्विमिंग पूल देखने को लोग तरसते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उसमें पानी और जो सुविधाएं थी वो एकदम अद्भुत थी। वहीं दूसरी तरफ आने जाने वालों के लिए एक अलग से ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था थी, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं जो है आज की देर में चरमराई हुई हैं। ये और पैसे जो हैं पहले से अधिक फीस लिए जाते हैं अंदर जाने वालों से। वहीं दूसरी तरफ डोनेशन की अगर हम बात करें तो डोनेशन भी बड़े पैमाने पे विदेशों से तो आता ही है, हमारे देश से भी आता है, और इसी कारण जो है ओशो के अनुयायी जो भारत में है तमाम प्रदेशों में आज बैनर लगा करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लोग शिकायत किए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार शिकायत की गई है, केंद्र सरकार से शिकायत की गई है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है, तो सरकार को इस मामले में अब चेतना चाहिए। और मैं अपनी पर्सनल अपना व्यक्तित्व एक राय देना चाहूंगा कि इसमें मामले में एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए, जांच शुरू कराना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी ये हो जाए, क्योंकि यह मामला जो है हमारे नजर आता है। मेरे साथ अश्विनी राणा भी हैं और मेरे साथ अरविंद राम बच्चन भी हैं। अश्विनी राणा जी, मैं आपके पास आते हुए ये सवाल लेकर आ रही हूं क्योंकि आप बैंकिंग फ्रॉड एक्सपर्ट हैं। बैंकिंग की जो पूरी चेन होती है, हालांकि कई दफा वो भी रसूखदारों के फेवर में ही झुकी हुई नजर आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं उनके लोन रातों रात सैंक्शन हो जाते हैं, पैसा भी ट्रांजैक्ट हो जाता है। तो क्या इस पूरे मामले में क्या किसी बैंकिंग फ्रॉड की गुंजाइश आप देखते हैं? क्या जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सब वायलेट हो सकते हैं? क्या ये सब कुछ मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो उसका फिर आगे का ट्रेल कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है, बैंकों में फ्रॉड तो इस प्रकार का बैंकिंग का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था कि ट्रस्ट में रेगुलेशन क्या है, या उसमें जो अकाउंट ऑपरेट करने का या जो फाइनेंशियल मैटर ट्रीट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं वो भी सामने नहीं आई हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जो भी बैंकों के अकाउंट हैं उनको सीज करवाना चाहिए, सरकार को एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना चाहिए, जब तक कि विवाद जो है सुलझता नहीं तब तक यथास्थिति बनाकर उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें मुझे यही लगता है कि इस समय ये ही प्रक्रिया जो है सरकार को अपनानी चाहिए, नहीं तो ये जो देश की संपत्ति है ये विदेशी इसको बेचकर और पैसा बाहर ले जाएंगे। तो बहुत सारे कानून हैं जिसके तहत कि इन सब चीजों को निपटा जा सकता है। लेकिन सरकार मानूं सर कि सरकार इंटरवीन कर सकती है? बिल्कुल, सरकार क्या है, देखिए ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड हुआ है वो भी सरकारी नियमों के आधार पर हुआ है।
जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, जो ट्रस्टी हैं, जो बाहर से पैसा आ रहा है या यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ के देश के कानून जो है वो लागू होते हैं। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से वो जब मंदिरों को वो टेक ओवर कर सकती है, बाकी संस्थाओं को टेक ओवर कर सकती है और बाकी बहुत सारे एनजीओ को उन्होंने बंद किया है, तो ये तो एक बहुत बड़ा देश का नाम भी इसके साथ जुड़ा है। तो इसको मुझे लगता है एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और बैंक अकाउंट को सीज करने की बात बिल्कुल बिल्कुल, ताकि कोई उसको ट्रांजेक्शन नहीं कर। ठीक है, तो आनन फानन में पहले बैंक अकाउंट सीज हो और इंटरवीन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे और तब जाके तमाम चीजें आगे इन्वेस्टिगेशन के मोड पर पहुंचे। अरविंद जी, जैसे हम कह रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला है, महाराष्ट्र सरकार को भी लिखा गया है, केंद्र सरकार को भी लिखा गया है, आपको क्या लगता है आगे कैसे बढ़ेगा ये मामला, या फिर रसूखदारों के दबाव में ये मामला इसी तरह लटका रहेगा, अनुयायी भटकते रहेंगे, फॉलोअर्स को कहीं से कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद अभी जिस तरीके से नहीं दिख रही है, आगे भी उनका रास्ता कठिन होगा? बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें तो इन्होंने हद कर दी। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वहां कोई समाधि है ही नहीं। वो तो बाद में जांच हुई और वो क्लियर हुआ। दूसरी चीज, ये जो आश्रम के आसपास की जमीनें और जो इलाका है उसकी गणित को समझना जरूरी है, या जिन लोगों ने ये जमीनें खरीदी है उनको भी समझना जरूरी है कि ये सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारे बड़े बड़े लोग हैं, और ये केवल उन कंपनियों और आश्रम के कुछ खास अधिकारियों की मिलीभगत से ये पॉसिबल नहीं है जी। जब तक कि लोकल अथॉरिटी, कोई बड़ा नेता इसमें शामिल ना हो। सर, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क में चाहती हूं आपसे, अरविंद जी, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क में चाहती हूं कि सरकार इंटरवेंशन से क्यों बच रही है? यस, ये कारण है इंटरवेंशन से बचने का, क्योंकि इसमें कहीं ना कोई रसूखदार बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, मैं अनुयायियों को या जो लोग फाइट कर रहे हैं उनको भी एक सलाह देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये जमीनें खरीदी है वो सारे बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो आप उनका नाम भी लीजिए, सामने लाइए, उनको पार्टी बनाइए। क्योंकि ये उन लोगों को तो ये पता ही है, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, उनको ये तो पता ही है कि ये ट्रस्ट की जमीन है और किस तरह की जमीन है, किसी की समाधि की जमीन है, इतने बड़े। एग्जैक्टली, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है सर, समय का अभाव है, मैं लौटूंगी आपके पास। हरीश, कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर क्या लगता है कि सरकार इंटरवीन करने की अभी स्थिति में है? क्योंकि आपने जितनी तमाम चीजें बताई, जो गड़बड़जाला बताया, जो फर्जीवाड़ा बताया, उसके बाद अभी अश्विनी राणा जी कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी है, सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है। मुमकिन लगता है क्या? देखिए, इसमें बिल्कुल देखिए अभी हाई कोर्ट क्या जजमेंट देता है, इसमें सुनवाई होने वाली है 12 अप्रैल को, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद ही कुछ इस पर हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, लेकिन सरकार उसके बावजूद अगर हस्तक्षेप करना चाहे तो सरकार, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि सरकार एक कमेटी गठित कर दे और वो कमेटी इस पर निगरानी करके पूरी जाँच रिपोर्ट अपनी सौंप दे सरकार को। और रही बात की जो सिचुएशन को बनाए रखने के लिए कि आगे ये फर्जीवाड़ा और न बढ़े, एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाए, सरकार इंटरवीन करे, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे बैंक अकाउंट सीज हो, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जाए और जो भी सुनवाइयां चल रही हैं उनके नतीजे आने का इंतजार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश, आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अब तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हम पहुंचाने के लिए। अश्विनी राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बैंकिंग फ्रॉड एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े। अरविंद राम बच्चन सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ चैतन्य कीर्ति भी जुड़े थे, ओशो के शिष्य चैतन्य कीर्ति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मसला फर्जीवाड़े का तो है ही, लेकिन मसला दरअसल सम्मान का भी है। प्रश्न चिन्ह उस दर्शन पर भी है जो आचार्य रजनीश ने, ओशो ने सामने रखा, पूरी दुनिया को दिखाया, और आज उन्हीं के ट्रस्टीज उन्हीं के नाम पर ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत है कि बड़ी संस्थाएं आगे आएं, बहुत ज़रूरत है सुमोटो एक्शन लिया जाए, बहुत ज़रूरत है कि सरकार इंटरवीन करे, बहुत ज़रूरत है कि तमाम बैंक अकाउंट सबसे पहले सीज हों ताकि फर्दर ट्रांजैक्शंस ना हो पाएं। इस पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।